हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे होंगे। तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। और कल हम लोगों ने बात की थी कि आईपीसी की किस तरीके से आईपीसी का विस्तार हुआ है और उन सब चीज़ों पर हमने देखा था और अध्याय 1 भी हमने पूरा किया। देखो, अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 पर हम लोग आ जाते हैं। देखिएगा, अध्याय 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें अध्याय 2 की तो इसमें क्या है, तो इसमें है आपका जो, अगर हम बात करें किताबी भाषा में अगर जाए तो साधारण स्पष्टीकरण या हम कह सकते हैं परिभाषाएं इसके अंदर दी गई हैं। इसमें क्या है, देखो, इसमें परिभाषाएं हैं या डेफिनेशन जो हैं, जो शब्द हैं उनकी परिभाषा दी गई हैं। और जो ये आपका अध्याय 2 है, ये धारा 6 से 52 तक है। कहाँ तक है ये देखो, जो अध्याय 2 है ये आपका है धारा 6 से कहाँ तक है, ये धारा 6 से, और ये कहाँ तक दिया गया है, धारा 6 से 52 तक है जो आपका अध्याय है। देखो, तो धारा 6 से 52 तक हमको क्या करना है, सब धाराएं नहीं पढ़नी है, जो मेन धाराएं हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें कि इसमें सबसे पहली जो धारा है वो है धारा 8। धारा क्या है, धारा 8 जो क्या कहती है, धारा 8 में जेंडर को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या है, देखो, जेंडर कह सकते हैं या लिंग को परिभाषित किया गया है। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि देखो, लिंग का मतलब ये है कि इसके तहत कि पुरुष और स्त्री दोनों पर जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा। इसमें कहा, देखो, इसका मतलब ये है कि इसमें कहा गया है कि जो कानून होगा वो पुरुष ओब्लिक स्त्री दोनों पर समान लागू होगा। ठीक, जैसे कि मान के चलो कि कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, या अगर कोई व्यक्ति या अगर वह झगड़ा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं रहा कि साहब वह झगड़ा करती है तो वह अगर झगड़ा करता है तो केवल पुरुष को सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी कानून है वो स्त्री और पुरुष दोनों पर समान लगेगा। ठीक, सजा बराबर होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि जैसे कि मैंने कहा कि आपसे 354 में लज्जा भंग होना, स्त्री की लज्जा भंग होना, तो लज्जा भंग पुरुष की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि स्त्री की लज्जा भंग हो। ठीक, अब देखो, अगर हम बात करें तो धारा 8 में क्या हुआ, लिंग की परिभाषा दी गई है। और इसके बाद देखो, धारा जो 9 है, धारा 9 में वचन को बताया गया है। वचन, ठीक, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो, उन पर जो कानून है बराबर लागू होगा। ठीक, ऐसा नहीं जैसे मान के चलो कि साहब 5 लोगों ने कोई अपराध किया कि साहब 5 की सजा 5 साल है तो एक साल उनको बांध दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 लोगों ने अगर किया है तो 5 लोगों को उसकी सजा जो है बराबर रूप से दी जाएगी। ठीक, यानी कह सकते हैं कि एक वचन हो या बहुवचन हो, एक वचन और बहुवचन से संबंधित है ये। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा इसमें आपसे कि मान के चलो कि कोई अपराध किया किसी एक व्यक्ति ने, तो ऐसा नहीं है कि साहब एक व्यक्ति ने किया है और 5 लोगों ने मिलकर वो अपराध किया है, तो उन पर क्या होगा, जो कानून होगा वो सब पर, कानून की जो दोष होगा, सजा जो होगी सबको बराबर मिलेगी। ठीक, बात क्लियर हुई जाती है यहाँ। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं धारा 10। इसमें बताया गया है कि पुरुष और स्त्री के बारे में। देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ऐसा नहीं कि साहब जो जिसकी शादी हुई है वही पुरुष है, या वो बच्चा है, या वो नाबालिग, ये सब चीजें कही गई हैं। इसमें स्त्री की शादी, स्त्री जिसकी शादी हुई वो स्त्री है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आयु के पुरुष और स्त्री, मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी भी आयु के हो उनको पुरुष और स्त्री ही माना जाएगा। क्या कह सकते हैं कि इसका स्त्री का मतलब है कि चाहे उसकी उम्र 2 साल हो, चाहे उम्र 10 साल हो, चाहे उम्र 60 साल हो, वो आपका पुरुष और स्त्री दो माना जाएगा। ठीक, कह सकते हैं किसी भी आयु के। ठीक, तो क्या है कि स्त्री और पुरुष के लिए कोई उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है इसमें। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक। देखो, अब हम बात करते हैं अगली धारा पर, और अगली धारा क्या है इसमें,
देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें कि जो धारा 11 है वो क्या कहती है, देखो देखो धारा 11 में है व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति से तात्पर्य है कि कोई कंपनी हो सकती है, ठीक, या कोई व्यक्ति का निकाय हो सकता है, या कोई संघ हो सकता है। मतलब कोई संघ अगर बना हुआ है तो उस पर भी मुकदमा चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का मतलब व्यक्ति से हो, ठीक। व्यक्ति मतलब कोई संघ बना हुआ, कोई संगठन है, तो वो भी क्या हुआ, व्यक्ति परिभाषा में आएगा। कंपनी है वो भी व्यक्ति परिभाषा में, तो ये सब क्या है, व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं। अब देखो अगली धारा इसमें आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि धारा 14 ये है सरकार का सेवक। इसमें क्या है कि सरकार का सेवक, या कह सकते हैं सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सेवक, या कह सकते हैं इसमें सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिएगा इसमें क्या है कि जो व्यक्ति, प्रत्येक सरकारी व्यक्ति जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, आसान भाषा में समझो कि प्रत्येक सरकारी व्यक्ति, प्रत्येक सरकारी व्यक्ति जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है वो क्या है, सरकार का सेवक कहलाएगा। ठीक ठीक, बात क्लियर हुई यहां तक आपकी। यानी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति जो सरकारी सेवक होते हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो क्या है, वो आपका सरकार का सेवक कहलाता है। ठीक, लोक सेवक वाली बात हम आगे बात करेंगे। देखो अब देखो इसके बाद इसमें अगली धारा है कि जिसमें आपका आता है धारा 21, और धारा 21 में कहा गया है, तो धारा पहले 17 देखो, इसमें आप धारा 17 क्या कहती है, देखो धारा 17 में कहा गया है, सरकार की परिभाषा है कि सरकार किसको कहेंगे। तो सरकार का तात्पर्य यहां पर है चाहे तो वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। का मतलब, सरकार का मतलब क्या है, सरकार का मतलब है कि राज्य सरकार हो या वो केंद्र की सरकार हो। क्या हो, या तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को क्या मानेंगे हम लोग, दोनों को हम सरकार ही मानेंगे। ठीक, अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगली धारा देखो कहती है देखो अगली धारा है इसमें धारा 18। जो धारा 18 है इसमें दी गई है भारत की परिभाषा। इसमें क्या है, भारत की परिभाषा है। भारत की परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि इसके तहत जो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब इसके तहत आते हैं। ठीक, क्या हुआ, इसमें अगर एग्जाम में आता है बताइएगा कि आईपीसी की किस धारा के तहत भारत को परिभाषित किया गया है, तो वो क्या है, वो आती है आपकी धारा 18 के तहत। ठीक, अब देखो अगली धारा इसमें आती है धारा 19। धारा 19 में परिभाषा है न्यायाधीश की। देखो न्यायाधीश का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपराध करने के बाद, मतलब कि जो किसी अपराधी व्यक्ति को सजा देता है वो न्यायाधीश कहलाता है। वो कोई भी हो सकता है। देखो इसका मतलब क्या है कि कानून के उल्लंघन के लिए सजा क्या करता है, जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है या अपराध कारित करता है तो उसके लिए क्या होता है, सजा देता है या न्याय देने के लिए न्याय देता है। क्या करता है, जो न्याय देता है, क्या करता है, जो
न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है? न्याय देने के लिए क्या है? न्याय देने के लिए क्या है? जो व्यक्ति न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है वो क्या है? वो आपका न्यायाधीश कहलाएगा। ठीक, प्रतिबद्ध का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को क्या करा हमने, कि सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा कि आप जो है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मानो कोई जज है, तो जज क्या करता है? जज क्या है? न्यायाधीश है। क्यों करता है? कि वो सजा देता है किसी व्यक्ति को। ठीक, पता लगाता है कि साहब इसने अपराध किया है कि नहीं किया है। ठीक, तो ऐसा नहीं मान के चलो कि साहब कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और सजा दे दी, तो पुलिस का काम सजा देना नहीं होता है। पुलिस का काम होता है केवल अपराधी को पकड़ने के बाद उसको न्यायालय तक पहुंचाना। ठीक, सजा देने का काम जो होता है वो होता है न्यायालय का काम। देखो अगली अगर हम बात करें, इसमें धारा जो 20 है उसमें दी गई है आपकी न्यायालय की परिभाषा। क्या है इसमें? न्यायालय की परिभाषा दी गई है। न्यायालय का मतलब क्या हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, या एसडीएम कोर्ट जो होता है, डीएम कोर्ट होता है, वो सब क्या है? वो सब आपके न्यायालय में आते हैं। ठीक, मतलब कि न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि जहां पर किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए, या न्यायालय मतलब कि न्याय के लिए आलय मतलब न्याय का घर, कि जहां पर आपको न्याय मिलता है वो न्यायालय कहलाता है। और इसकी परिभाषा किस धारा में है? इसकी परिभाषा दी गई है धारा 20 के तहत। ठीक, बात यहां तक हमने क्लियर की पूरी की पूरी। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा सबसे महत्वपूर्ण, देखिएगा धारा 21। लोक सेवक। धारा 21 क्या है? कि जो लोक सेवक है, देखो वो क्या होता है, अगर हम बात करें लोक सेवक की, तो लोक सेवक कौन कौन आते हैं? कि प्रत्येक सरकार का सेवक लोक सेवक नहीं होता है। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो सरकार का सेवक है वो लोक सेवक नहीं माना जाएगा। ठीक, उसके लिए जो प्रावधान है, तो हम लोग उन्हीं प्रावधान पर देखो बात कर लेते हैं। लोक सेवक कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं पब्लिक सर्वेंट। देखिएगा नंबर एक में कहा कि सेना का जो आयुक्त ऑफिसर होगा, सेना का आयुक्त का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति, जैसे मान के लो कोई व्यक्ति नया नया सेना में भर्ती हुआ, या कोई ऑफिसर है वो नया नया गया एनडीए के माध्यम से, सीडीएस के माध्यम से, और क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि वो आयुक्त ऑफिसर मान जाए। आयुक्त ऑफिसर जब मानते हैं जब उसका स्थायी हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति स्थायी हो जाता है तब उसको हम आयुक्त ऑफिसर मानेंगे। नंबर 2 देखो, नंबर 2 जो न्यायाधीश होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके लोक सेवक होते हैं। ठीक, न्यायाधीश क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। या जो व्यक्ति न्यायालय में लोक सेवक की सहायता करता है वो भी लोक सेवक कहलाता है। क्या होता देखो होता है, अगली बात अगर हम करें कि जो क्या करता है व्यक्ति न्यायालय में जो व्यक्ति लोक सेवक की सहायता करता है वो भी क्या कहलाएगा? वो भी आपका लोक सेवक की श्रेणी में ही माना जाएगा। देखो अगर हम बात करें अगली बात ये निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित मतलब कि जैसे मानो कि भाई निर्वाचन करता है कोई, मतलब सूची तैयार करता है, कोई हेल्प करता है, ये सब जो काम होते हैं, यानी कि जो भी कार्य निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति करता है, वो जो व्यक्ति है, सब व्यक्ति क्या होंगे? वो सब लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। ठीक, देखो अगर हम बात करें आगे की तरफ, अगली बात क्या देखो, जो सांसद हैं वो लोक सेवक होते हैं। सांसद क्या है? लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक अपवाद यहां पर देखेंगे आप, जो विधायक है वो नहीं आते। विधायक क्या है? विधायक नहीं आते हैं। ठीक, आगे देखो, अध्यापक क्या है? लोक सेवक हैं। अध्यापक क्या है? लोक सेवक हैं। ठीक, और अगली बात अब देखेंगे इसमें कि जो होमगार्ड है वो क्या है? होमगार्ड या पुलिस आप कह सकते हो, यानी होमगार्ड के लिए एक बात आया था, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर
जो होमगार्ड है वो क्या है, लोक सेवक है। देखो इसके लिए एक बाद आया था, रमेश बालकृष्ण बनाम महाराष्ट्र सरकार। रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र सरकार। इसमें जो क्या हुआ, तो एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बताइएगा कि रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र सरकार किससे संबंधित, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित आपका लोक सेवक की परिभाषा से। इसमें जो होमगार्ड था उसको लोक सेवक बताएगा। ठीक, अगर हम बात करें विधायक वाली बात, तो विधायक क्यों नहीं माना, विधायक के लिए देखो एक आपका बाद आया था, इसका नाम था आर.एस. नायक बनाम आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतले। इस बाद में क्या कहा गया, इस बाद में कहा गया कि विधायक जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से दो बात हमने देखे, आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतले, और ये आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये केवल इससे संबंधित वाली बात हम लोग देखते हैं। ठीक, बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। देखो एग्जाम में इतना पूछ सकता होता है निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है या कौन लोक सेवक है। ठीक, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक सरकार का सेवक, प्रत्येक लोक सेवक सरकार का सेवक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सरकार का सेवक लोक सेवक नहीं हो सकता। ठीक, तो बात यहां तक हमने क्लियर की कि इस तरीके से धारा 21 को हमने देखा कि लोक सेवक क्या होता है। ठीक, सरकार का सेवक धारा 14 में है, लोक सेवक आपका धारा 21 में बताया गया है। अब देखो हम अगली परिभाषा पर बात करते हैं, और अगली परिभाषा तो किस तरीके से है, देखिएगा धारा 22 से कहती है, देखो भाई धारा 22 कहती है जंगम संपत्ति, या इसे हम कह देते हैं मूवेबल या चलायमान, मतलब कि जिस ऐसी संपत्ति जिसको एक, देखो मैंने कहा कि कोई संपत्ति यहाँ है, इसको आपने इससे यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये क्या हो गई आपकी जंगम संपत्ति। मतलब क्या हुआ कि जैसी जिस चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं वो आपका जंगम शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक, देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कोई किसी का खेत है तो खेत को आप चुरा सकते हो, खेत को आप नहीं चुरा सकते हो। ठीक, या मैंने कहा किसी घर है, घर को आप नहीं चुरा सकते हो, लेकिन घर के अंदर जो सामान रखा हुआ है, मैंने कहा सोना है, चांदी है, तो वो क्या है, वो सब आपका जंगम संपत्ति है। ठीक, बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। तो क्या होता है, जो चोरी होती है वो केवल जंगम संपत्ति की होती है। जैसे मैंने कहा पेड़ क्या है, तो पेड़ अगर खड़ा हुआ है तो वो कैसा है, अगर पेड़ मानो खड़ा हुआ है तो वो क्या है, वो आपका स्थावर में आता है, मतलब कि वह स्थिर है। लेकिन अगर आपने उस पेड़ को काटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए तो वो क्या हो गया, वो आपका जंगम संपत्ति के तहत माना जाएगा। ठीक, अगर एग्जाम में आता है बताओ निम्नलिखित में से कैसी संपत्ति की चोरी कर सकते हैं, तो केवल जंगम संपत्ति की चोरी कर सकते हैं, संपत्ति आपकी चलायमान होती है। बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करें अगली धारा पर। देखो और धारा 23 देखो क्या कहती है, देखिएगा धारा 23 जो है इसमें बताया गया है आपको सदोष, अभिलाभ, ओब्लिक सदोष हानि, यानी कि wrongful loss, wrongful gain, और अगली बात इसमें आएगी wrongful loss। देखो सदोष का मतलब होता है गलत तरीके से, सदोष का मतलब क्या हो, गलत तरीके। देखो जैसे सदोष मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है, देखो इसमें मैंने कहा एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। उदाहरण समझेंगे, अगर मैंने आपसे एक व्यक्ति राम है एक व्यक्ति श्याम है, तो अब राम पर क्या है, राम पर श्याम के एक, राम पर क्या है, श्याम के 10,000 रुपये उधार है। इस पर क्या है, 10,000 का ऋण, किसका ऋण है, श्याम का ऋण है राम पर 10,000 रुपये का। अब जब राम क्या करता है, राम के पास पैसे नहीं होते हैं और श्याम को वापस नहीं लौटाता, तो राम क्या करता है, श्याम क्या करता है,
श्याम क्या करता है, श्याम इसके घर में, मैंने कहा कि इसके घर में कोई भैंस बनी हुई है और श्याम राम के घर से भैंस को ले जाता है और अपने पैसे वसूल कर लेता है। तो ये क्या हुआ कि ये भाई वास्तव में पैसे नहीं लिए उसने, ये क्या हुआ कि उसने गलत तरीके से लाभ कमाया। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया सदोष अभिलाभ। श्याम को मिला, श्याम को मिला सदोष अभिलाभ और इसको क्या मिला, राम को मिला सदोष हानि हुई, मतलब गलत तरीके से उसको हानि हुई है। ठीक, बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। तो क्या होता है सदोष लाभ का मतलब क्या हुआ कि गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना ही आपका सदोष लाभ कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हुई आपके यहाँ। देखो अब एग्जाम के लिए, देखो पिछली बार एग्जाम में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 24। देखिए धारा 24 की अगर हम बात करें, इसमें जो परिभाषा है वो है बेईमानी की परिभाषा। बेईमानी से, या हम कह सकते हैं डिसऑनेस्टली। देखो बेईमानी का मतलब क्या है, बेईमानी का मतलब है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हो। क्या मैं आपसे, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो व अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। ठीक, मतलब बेईमानी किसको कहेंगे, बेईमानी कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सदोष लाभ होता है, उस व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति को हानि होती है, तो उसको कहेंगे हम बेईमानी। मतलब कि इसमें क्या हुई कि व्यक्ति को क्षति पहुंची। क्या हुआ इसमें, मतलब हमने गलत तरीके से क्या करा, किसी चीज को प्राप्त किया। बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा, झूठ बोलकर या कोई अन्य गलत तरीके से क्या करा, हमने गलत तरीके से किसी चीज को प्राप्त करना ही बेईमानी कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा कहाँ है इसकी, तो आईपीसी की धारा 24 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। देखो अब धारा 25 बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, पूछी भी जाती है। देखो इसमें है कपटपूर्ण या फ्रॉडली, फ्रॉडेंटली कह सकते हैं। तो कपटपूर्ण का मतलब होता है कि आपने किसी व्यक्ति को धोखे से क्षति पहुंचाई। क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या हुआ, आपको धोखा प्लस क्षति, यानी धोखे से नुकसान पहुंचाना। क्या है इसमें, कपटपूर्ण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को धोखा देने के बाद आपने उसको नुकसान पहुंचाया, तो वो क्या हुआ आपका, वो कपटपूर्ण हो गया। ठीक, तो बात यहां तक हमने क्लियर की कि धारा 25 किस तरीके से कहती है। देखो अब हम लोग देखो आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला जो इसमें अगली धारा देखो है वो है धारा 29। धारा क्या है देखो इसमें कि अगली धारा है 29। इसमें दस्तावेज, देखो अगर हम बात करें दस्तावेज की तो आप ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई बैंक का चेक है, बैंक का चेक क्या है, दस्तावेज के अंतर्गत आएगा। ठीक, या कोई साक्ष्य है, या जो साक्ष्य लिखे हुए हैं किसी चीज पर, वो आपको न्यायालय में दिखाने तो वो क्या हुआ, दस्तावेज हो गया। ठीक, या कह सकते हैं आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, वो सब क्या है, वो सब क्या है आपके दस्तावेज में आते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, इंटर की मार्कशीट, तो वो क्या है, सब आपके दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो बात क्लियर हुई आपकी। यहाँ देखो धारा 29 तक हमने बात की। अब हम लोग देखो सबसे महत्वपूर्ण धारा जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे, देखिएगा। तो इसमें जो अगली धारा, जो धारा 34 है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अध्याय 2 में मात्र 4-5 धाराएं हमको पढ़नी है। देखो धारा 34 कहती है धारा 34 में है सामान्य आशय। देखो सबसे महत्वपूर्ण
एग्जाम के लिए देखिएगा धारा 34 देखो, इसमें है आपका सामान्य आशय, ठीक, या कह सकते हैं कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय का मतलब क्या हुआ, जैसे तो इसमें आप समझे, दो शब्दावली में आपको लिख रहा हूं। नंबर 1 है कि पूर्व नियोजन होता है, और ये एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मतलब कि पूर्व योजना बनती है और एक से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है इसमें। देखो सामान्य आशय का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आप एग्जाम्पल समझे इसमें कि एक घर है, एक क्या मैंने आपसे घर है, ठीक, और इस घर के अंदर एक व्यक्ति है जिसका कुछ भी आप मान सकते हैं। इस घर के अंदर एक व्यक्ति राम रहता है, ठीक, और इधर ये 4 लोग हैं। देखो मैंने कहा जैसे आपसे कि 4 लोग हैं, A B C D E, 5 लोग हैं, ठीक, और 5 लोग योजना बनाते हैं कि हमें क्या करना है, राम को मारना है, ठीक। अब ये जो 5 लोग हैं राम के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक। अब जैसे ही घेर लेते हैं या इससे कहते हैं कि बाहर निकलो, जो भी कुछ होता है या मतलब करते हैं, या 5 लोग इसके ऊपर क्या करा, किसी व्यक्ति ने, हुआ क्या कि बी को राम दिखाई दिया और बी ने क्या करा, बी ने इसको गोली मार दी, ठीक। योजना क्या थी, योजना 5 लोगों की थी, और क्या करा बी ने, केवल बी ने क्या करा, गोली मार दी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साहब बी को ही केवल अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। इसके लिए जो 5 व्यक्ति हैं उनको अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए। तो पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ आपका, ठीक। अगला एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे तरीके से हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो अगला एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है यहां पर देखो, और फिर वही 5 व्यक्ति इस पर, मैंने कहा से कोई व्यक्ति, मान लो कि व्यक्ति आपका P है, और इस P व्यक्ति पर 5 लोग लाठी से वार करते हैं। क्या करते हैं, 5 लोग लाठी से वार करते हैं, और 5 लोग क्या करते हैं, इस पर लाठी से वार करते हैं। A है, B है, C है, और आपका D और E है, ठीक। क्या करते हैं, 5 लोग लाठी से वार करते हैं। और जब 5 लोग लाठी से वार करते हैं तो होता क्या है कि 5 लोगों में जब सब लोगों लाठी मारी, लेकिन हुआ क्या कि एक ही लाठी से P की मौत हो गई। क्या हुआ भाई, एक ही लाठी से P की मौत हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इन सबका सामान्य आशय क्या था, इसको सामान्य आशय क्या था इनका, इन सबका आशय इसको मानना था, ठीक। लाठी से मारने के लिए गए थे इसको ये। तो क्या हुआ, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 लोगों को दोषी ठहराया जाएगा, ठीक। तो बात क्लियर हुई। मतलब कि सामान्य आशय मतलब क्या हो कि 5 लोगों का, यानी जितने भी लोग हैं आपके, 1 से 2 हैं, 4 हैं, उन सबका क्या हो, इंटेंशन समान हो। मतलब कि सबका हानि पहुंचाना हो, सबका मानना हो, चोट पहुंचाना हो, क्या हो, सबकी क्या हो, सबका आशय समान हो, तो वो कहता है आपका सामान्य आशय। देखो अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है वो हम देखेंगे। देखिएगा इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप कह सकते हैं। देखो नंबर 1 देखो इसमें आता है आपका बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का मतलब हुआ कि उस समय भारत आजाद नहीं था, एम्पायर जो भारत का था होता था, जो वायसराय था उसके खिलाफ आया था। मतलब ये इस बाद में कहा गया कि खड़े रहना भी अपराध है। तो कहा इसमें कि खड़े रहना भी अपराध है, ठीक। जैसे कि मान के चलो कि कोई घर है और घर के अंदर क्या करना है, आपको चोरी करनी है, ठीक। तो 2 लोग क्या हुए, 2 लोग चले गए अंदर,
भाई ए और बी चले गए अंदर, सी क्या कहा, सी से कहा गया कि तू बाहर खड़ा रहे और हम जो है जब कोई आए तो बताना हमको। ठीक, तो क्या हुआ, सी ने भी इनके बराबर अपराध किया है। क्या करा है, सी ने भी इनके बराबर अपराध किया है। जो अपराध ए और बी ने किया है वही अपराध सी ने किया है। ठीक, नहीं तीनों क्या होगा, बराबर दोषी ठहराया जाएगा। ठीक, तो पहली बात ये वाली बात हमने की। देखो अगला एक दूसरा बात आता है, दूसरा बात इस तरीके से देखो है कि भूप सिंह बनाम पंजाब सरकार, भूप सिंह बनाम ये क्या है, इसमें योजना जो है घटना के दौरान भी बन सकती है। मैंने कहा पूर्व नियोजन हो या पूर्व नियोजन ना हो, मतलब नियोजन उस समय देखो, इसने कहा कि ये योजना है, देखो योजना घटना के दौरान भी बन सकती है। ठीक, जैसे समझो, जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है और आप बाइक से जाते हो और बाइक से जाने के बाद आप उस पर कोई भी मतलब हमला करते हो, या ठीक बाइक से कोई व्यक्ति आप बाइक से जा रहे हो, दूसरा साइकिल से जा रहा है और आप क्या करते हो, आपने कहा कि साहब ये व्यक्ति जा रहा है और एक लोगों ने क्या कहा, एक लोगों ने उस व्यक्ति को गाली दे दी। क्या करा, एक लोगों ने, मतलब क्या हुआ, योजना कब बनी, योजना जो घटना जब हुई तभी योजना बनी कि इसको गाली देनी है। गाली एक नहीं दी, लेकिन हुआ क्या, गाली देने के बाद वो तीनों लोग जो है उस गाली के दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। देखो अगले कुछ बात और है, लिख लीजिएगा, देखो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ये 1997 का बाद है। अगला है आपका एक महबूब शाह बनाम इम्परर, महबूब शाह बनाम इम्परर। अगला इसमें है राज्य बनाम हीरा दुबे। देखो जो राज्य बनाम हीरा दुबे है, इसमें क्या था कि लाठी से बार वाली जो बात थी वो बताई थी, लाठी से बार करना, मतलब कि चाहे कोई व्यक्ति 5 व्यक्ति लाठी से चलाएं, लेकिन अगर वो किसी एक व्यक्ति से मरता है तो 5 लोग दोषी ठहराए जाएंगे। धारा 34 की बात हमने पूरी अच्छी तरीके से समझा कि धारा 34 क्या है, किस तरीके से है, सामान्य न्याय से क्या होता है। ठीक, देखो अब हम लोग आते हैं अगली धारा पर। देखिएगा, अब है धारा 40। धारा 40 में है अपराध का वर्णन। क्या है इसमें, अपराध की परिभाषा है। अपराध का मतलब क्या हो, देखो अपराध का मतलब होता है कि कोई गैर कानूनी कृत्य, मैंने आपको कल बताया था ये वाली बात, गैर कानूनी क्या है, कृत्य है। पिछली वीडियो में देखा था गैर कानूनी कृत्य है, कह सकते हैं कि कानून का उल्लंघन किया जाता है। इसके तहत क्या हुआ कि जो कानून बना हुआ है उस कानून का उल्लंघन करना ही अपराध है। क्या है, कानून का उल्लंघन करना ही क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। बात ये आपने समझी यहां तक। ठीक, यह अपराध मैंने कल आपको परिभाषाएं कल बताई थी 2 कि भाई ये व्यक्ति थे जेम्स स्टीफन, और जेम्स स्टीफन ने कहा था कि ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध है और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल होता है वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। या एक व्यक्ति ऐसी, मैंने आपको एक व्यक्ति और थे कहने के अनुसार बताया था आपको मैंने कि ऐसा दोष जिसकी सजा दंड है, और क्या ऐसा दोष जिसकी सजा दंड है और जो किसी सम्राट द्वारा क्षम्य है, सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, तो वो क्या है, अपराध में आता है आपका। ठीक, तो अपराध किस में दिया हुआ है, अपराध का वर्णन आपका धारा 40 में दिया हुआ है। देखो अब आती है धारा 41। देखो धारा 41 में दिया हुआ है विशेष विधि। विशेष विधि का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान के चलिएगा कि भाई पहले कानून जब बना उस समय क्या था कि 500 अधिनियम आपका नहीं था, बिजली अधिनियम नहीं था आपका, तो ये सब क्या है, विशेष विधि। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि
बिजली विद्युत अधिनियम क्या है? जो बिजली का अधिनियम है वो क्या है आपका विशेष में आता है। ठीक, मैंने कहा आपका रेलवे अधिनियम क्या है? वो भी आपका विशेष अधिनियम है। मतलब कि जो किसी विशेष पर्पस के लिए, जैसे SC ST है वो क्या है? वो आपका विशेष है। सब क्या है आपकी विशेष का मतलब होता है कि अलग हटके कुछ कानून आ जाते हैं, वो हमारे विशेष के अंतर्गत आते हैं। देखो अब इसमें अगली धारा आती है, धारा जो है अगली वो है धारा आती है इसमें आपकी 44। धारा 44 है क्षति। क्षति की परिभाषा क्या है? देखो क्षति बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचना। क्या मतलब है इसका? देखो व्यक्ति के शरीर, उसके मन, ठीक, या उसकी संपत्ति को। आपने अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया तो क्या हुई? शरीर को क्षति पहुंची। मन देखो क्या हुआ? मन का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है और वो किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है। उसमें क्या होता है कि वो क्या करती है, उससे कहती है कि मैं आपको प्यार नहीं करती। उसमें क्या हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसके दिल को ठेस पहुंची। उसमें क्या हुआ, उसका जो मन है उसको क्या हुआ, ठेस पहुंची। तो ये क्या हुआ, ये भी आपकी क्षति पहुंच जाती है। ठीक, या अगली बात क्या है, संपत्ति का मतलब क्या हो कि आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को चुराते तो वो क्या हुआ, वो भी आपकी क्षति हुई। क्षति का मतलब क्या हुआ? क्षति का मतलब हुआ कि आपके शरीर को क्षति पहुंचे, मन को क्षति पहुंचे, संपत्ति को क्षति पहुंचे। वो सब क्या है आपकी, वो सब आपकी क्षति के तहत आता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी बात यहाँ तो देखी। अध्याय 2 जो था वो हमने देखा। और ठीक है, इस तरीके से मूल विधि का जो हम एक वीडियो क्लास चल रहा है आपका, वो हम लोग पूरा करेंगे। ठीक, और मैं उम्मीद है मेरी पूरी की पूरी जो मेरा एनालिसिस है, अवलोकन मैंने किया है और कि एग्जाम में किस तरह से होता है, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी के आप नोट्स बनाएं, उसे याद करते रहें, इससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं जाएगा। ठीक है साथियों।